बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी स्टूडियो में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर एक बार फिर एक बड़ा दावा कर दिया और दावा करते हुए कहा कि भारत इस साल के आखिर तक रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। अब कम और बंद, ये जो बात हुई ना, यही पेच है। कभी वो कहते हैं भारत तेल खरीदना बंद कर देगा, मुझे मोदी जी ने ऐसा कह दिया है। आप कह रहे हैं कि वो कम कर देगा, अचानक तो बंद नहीं कर सकता। भाई इतनी हमारी मजबूरी समझ रहे हो तो क्यों 6 महीने से पीछे पड़े हो, क्यों 25% का टैरिफ लगा रखा है? भारत की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं है, कोई संकेत नहीं दिए गए हैं कि हम बंद करने वाले हैं, कम करने वाले हैं रूस से तेल खरीदना। लेकिन ट्रंप ये दावा किए जा रहे हैं बार बार। अब ये मेरे ख्याल में 2 बार ये बात साफ साफ कह चुके हैं, और जब कहते हैं तो ये कहते हैं मेरी खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात हुई है, वो मेरे अच्छे दोस्त हैं और उन्होंने मुझे कहा है कि अब हम तेल नहीं खरीदेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अब हमने भारत को मना लिया है। अब चीन भी जल्द जो है बस उसको भी हम देख लें, लेकिन अंतर है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं, उनसे अलग तरीके से डील करना पड़ता है। तो लेकिन भारत के बाद अगर चीन भी बंद कर देगा तो ये युद्ध अपने आप जो है बंद हो जाएगा। अच्छा, अब पहले भारत बहुत सेंसिटिव था इन बातों को लेकर के, ये मेरा मानना है ऐसा। तो हम कुछ बोलते नहीं थे, ट्रंप जो भी बोले जाए हम चुप रहते थे। लेकिन अब ट्रंप बोलते हैं तो यहाँ से जो है फॉरेन मिनिस्ट्री जो है एक स्टेटमेंट जारी कर देती है कि हमारा ये तेल को लेकर के ये स्टैंड है, इस चीज़ को लेकर के ये स्टैंड है। ट्रंप को उससे भी परवाह नहीं है कि भाई ये मेरी बातों का फैक्ट चेक कर देता है इंडिया बार बार लेकिन वो भाई अपने लगे हुए हैं, वो एक तरफा बात करते हैं जो करते हैं। अब आप सुनिए उन्होंने फिर क्या कहा भारत के हवाले से। India, as you know, has told me they are stop. You know, it's a process. You can't just stop it. But by the end of the year, they'll be down to almost nothing. That's a big thing. That was almost 40% of the oil. India, they've been great. Spoke to Prime Minister Modi yesterday. They've been absolutely great. लेकिन इतना है कि अब मोदी जी भी कंफर्म कर देते हैं कि हाँ मेरी बात हुई है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि क्या बात हुई। वो सारा ब्यौरा जो है ये देते हैं। ये कितना सच बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, वो कहा नहीं जा सकता। कांग्रेस पार्टी ने इसी बात को मुद्दा बना दिया। समीर जी, जयराम रमेश जी का पोस्ट में देख रहा था तो वो ये कह रहे हैं कि पहले प्रॉब्लम तो ये है कि भारत के हर कदम की अनाउंसमेंट भारत सरकार की बजाय ट्रंप क्यों करते हैं, अमेरिका क्यों करता है। ऑपरेशन सिंदूर में भी सीज फायर की घोषणा इन्होंने की थी। फिर अब आप क्या ट्रंप के दबाव में वाकई रूस से तेल खरीदना बंद करने वाले हैं? ट्रंप दावा कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत में ये बात उनसे कही गई है। मोदी जी ने जो वो एक्सपोस्ट किया बातचीत में, जिसमें कंफर्म किया कि मेरी बात हुई, ऐसा कोई जिक्र उन्होंने नहीं किया। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी समझ गए कि ट्रंप के कब कितना रिस्पॉन्ड देना, उनकी किस बात का कब रिएक्ट करना है। लेकिन कांग्रेस अभी तक नहीं समझ पाई कि भाई कि ट्रंप को कितना गंभीरता से लेना है और ट्रंप की किस बात पे सरकार से प्रश्न पूछना है। ट्रंप तो रोज बोल रहे हैं इस बात को लेकर। उन्होंने कल कह दिया कि मेरी मोदी जी से बात हुई थी, तेल ऐसी चीज है कि एकदम से रोका नहीं जा सकता, तो दिसंबर तक एक पूरा लगभग खरीदना जो है रूस से 40% खत्म कर देंगे और उसके बाद रूस की हालत देखना। मुझे लग रहा है कि भारत के विदेश मंत्रालय की पूरी ज्यादा एनर्जी और समय ट्रंप साहब क्या बोल रहे हैं इसके लिए पूरी टीम बना के रखी पड़ी होगी कि वो क्या बोल रहे हैं, उस पर क्या रिएक्ट करना है, क्योंकि वो रोज भारत को लेकर नए नए बयान देते हैं। और तेल तो जैसे उनका प्रिय विषय हो गया, पत्रकार वार्ता में रोज इस बात का जिक्र करते हैं कि भारत तेल नहीं करेगा। और भारत ने बहुत स्पष्ट, अभी 4 दिन पहले ही विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने रणधीर जायसवाल का जो बयान आया था, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि भाई ट्रंप से ऐसी कोई बात नहीं हुई है, अमेरिका से कोई बात नहीं हुई है, और यह भारत के हित पर डिसाइड होगा कि भारत को कब तक लेना है, कितना लेना है और किस तरीके से लेना है। इसमें किसी और की दखलंदाजी नहीं होगी और ये सबको मालूम है। लेकिन अब ट्रंप की समस्या है कि वो उठकर कुछ भी बोल देते हैं, तो अब उसकी हर बात का जवाब, लेकिन मुझे लगता है यह भी जरूरी है कि अगर ट्रंप बोले तो उसका जवाब देना चाहिए। और विदेश मंत्रालय बहुत अच्छे से उसे सभ्य भाषा में सौम्यता के साथ ट्रंप को बार बार बता रहा है कि भाई आप जो बोल रहे हो वो झूठ बोल रहे हो, ये हमारा कंसर्न नहीं है, आपकी बात नहीं हुई है। लेकिन अब ट्रंप साहब तो वन वे कम्युनिकेशन है ना, मैंने जो कहा बस मैं बोलूंगा, सामने वाला क्या बोल रहा है मुझे उसको ना देखना है ना सुनना है। सर, ऑपरेशन सिंदूर पर जिस तरीके से इन्होंने सीज फायर अनाउंस किया और उसके बाद बार बार जो बोला कि मैंने ट्रेड का दबाव बना करके ये जंग रुकवाई, तो यहां ऑकवर्ड थी, मोदी गवर्नमेंट ऑकवर्ड थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर इन्होंने उस बात को इतनी बार कह दिया कि उसका इफेक्ट ही खत्म हो गया। 50 बार आपने उसको रिपीट कर दिया। कांग्रेस भी कितनी बार कहे कि वो पहले तो गिनते थे, आज दूसरी बार का, 5वीं बार का, 10वीं बार का, वो अनगिनत बार कह चुके उस बात को। ऐसे ही अब ये तेल वाली बात को कांग्रेस अब इसको इशू बनाना चाहती है, लेकिन क्या इसका मोदी गवर्नमेंट पर कोई इंपैक्ट है पॉलिटिकली? त्रिपाठी नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि अच्छा है कि ट्रंप ने इतनी बार बोल दिया है कि अब हम थोड़ा इत्मीनान से स्थिर होकर ठहर कर बात कर सकते हैं। क्यों भारत रशिया से तेल खरीदता है? भारत रशिया से तेल इसलिए खरीदता है कि उसको डिस्काउंट मिल जाता है,
सस्ता तेल मिलता है। भारत मतलब कौन? भारत मतलब भारत की जो 3 कंपनियां हैं जो सरकारी कंपनियां हैं, उसके अलावा अंबानी जी भी, रिलायंस भी खरीदता है, दूसरी प्राइवेट कंपनियां भी खरीदती हैं। बड़ा हिस्सा उसका जो प्राइवेट कंपनी है वो एक्सपोर्ट में करती हैं, जो सरकारी कंपनियां खरीदती हैं वो पूरी तरह से भारत में इस्तेमाल होता है, उसका छोटा हिस्सा जाता है एक्सपोर्ट में। अब सरकार की तरफ से अगर ये कहा जा रहा है या नहीं कहा जा रहा है, ट्रंप कह रहे हैं, तो मुझे रिलायंस के स्पोक्स पर्सन का बयान अभी दिखा, उसमें वो कह रहे हैं कि हम सरकार की नीतियों के मुताबिक जो रशियन ऑयल है उसको फिर से रिकैलिब्रेट कर रहे हैं, यानी हम कितना लेंगे कितना नहीं लेंगे उसको तय करेंगे। तो सरकार बहुत क्लियर है, हमारी अपनी पॉलिसी सस्ते तेल के लिहाज से रहेगी। अगर अमेरिका उसको कंपनसेट कर रहा है तो हम एक बड़ा हिस्सा वहां से ले सकते हैं, अगर अमेरिका उसमें खुश भी हो जाए और रशिया से भी हम तेल लेते रहे वो हो जाएगा। दूसरा क्या है कि इस प्रोसेस में अगर जो पीस प्रोसेस है उसकी तरफ बढ़ते हुए जाएंगे, क्योंकि ट्रंप बार बार भारत को भी इसमें हिस्सेदार बनाते हैं। वो कहते हैं कि अगर रशिया यूक्रेन का युद्ध रुकेगा तो उसमें भारत की बड़ी भूमिका होगी। अगर ये हो जाएगा तो उसके बाद तो उनके पास इसकी सारी जो गुंजाइश है, आधार वही है ना कि यूक्रेन युद्ध लड़ रहा है, अगर युद्ध खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा। भारत बहुत रणनीतिक तौर पर चल रहा है, तेल कितना लेंगे वो हमारी अपनी जरूरत और शर्तों के लिहाज से तय होगा। जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो कुछ तेल का जरूर उन्होंने कम किया है, वो आगे कम करने पर सोचेंगे भी, क्योंकि उनके दूसरे इंटरेस्ट भी। क्या इससे पॉलिटिकली कोई इनकी बातों से नुकसान मोदी जी को होता है क्या? अब तो इसको जनता मतलब मजाक में ही लेती है। अच्छा। ट्रंप तो मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर हास्य का पात्र बने हुए हैं वो। आप अलग अलग जो वर्ल्ड लीडर्स मिलते हैं तो उनके बीच में ट्रंप को लेकर कैसे बात होती है, जो अमेरिका के भीतर ट्रंप को कैसे देखा जा रहा है उसको देख लीजिए। तो वो अब उनको ही माना जाता है कि कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन चूंकि ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे हैं तो बहुत से पावर है उनके पास, उस पावर को एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा, इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मलेशिया का दौरा रद्द कर दिया है। वहां प्रधानमंत्री आसियान शिखर सम्मेलन में शिरकत करने वाले थे, लेकिन अब वो वहां जाएंगे नहीं, वर्चुअली उस समिट में शरीक होंगे। उनकी जगह विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इन बैठकों में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद एक्स पर पोस्ट लिख करके ये इंफॉर्मेशन शेयर की है। अब प्राइम मिनिस्टर का दौरा रद्द होने पर कांग्रेस पार्टी ने फिर प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा। जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के सामने नहीं आना चाहते। उन्होंने कुछ हफ्ते पहले मिस्र में गाजा शांति शिखर सम्मेलन में भी शामिल होने का निमंत्रण इसी वजह से ठुकरा दिया था। मलेशिया में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ आसियान समूह समिट के कई देशों के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। 26 अक्टूबर को ट्रंप 2 दिन की यात्रा पर आएंगे कोलालंपुर, और ये बात ठीक है कि वहां पर फिर मोदी जी का उनके सामने आमना सामना भी होता, मिलना भी होता। कांग्रेस कह रही है इसी वजह से वो पहले इजिप्ट नहीं गए और अब मलेशिया भी नहीं जा रहे हैं। सर, क्या ये बात ठीक लगती है? डर मुझे इसमें अकारण लगता है कि जो कांग्रेस ने कहा है। बाकी ये बात ठीक है कि प्रधानमंत्री अभी मुझे लगता है कि ट्रंप के साथ आमना सामना नहीं करना चाहते, क्योंकि जिस तरह की रणनीति या जिस तरह की बयानबाजी ट्रंप करते हैं, आमने सामने तो फिर जब बात होती है तो आमने सामने हो जाती है ना बात। अभी तो चल रहा है वो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिकली और डिप्लोमेटिकली मुझे लगता है कि ठीक है, जब तक कि कोई बात इस स्तर पर नहीं आ जाए जिस बात का जवाब देना ही पड़े, तब तक के लिए वो अवॉइड कर रहे हैं। पिछले 2-3 मौके हो गए जब प्रधानमंत्री और ट्रंप आमने सामने हो सकते थे, प्रधानमंत्री जी नहीं रहे उनके सामने। लेकिन इसको मैं डर कारण नहीं मानता कि कोई डर है, लेकिन एक डिप्लोमेसी में ठीक है कि अमेरिकी राष्ट्रपति से जबरदस्ती का झगड़ा मोल करके या किसी बात पर जब तक कोई तय ना हो जाए, आप हमें कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन अवॉइड करना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और तेल को लेकर मैं बताऊं आपको कि तेल को लेकर मेरी वहां पर कुछ लोगों से बात हुई प्रधानमंत्री अपने सरकार में, सरकार उसको कम करने पर कैलिब्रेशन पर लगी हुई है कि कैसे कम किया जा सके ताकि दोनों बातें चल जाए, यहाँ भी बात खराब नहीं हो और वहां पर भी कुछ बातों को इतना बिगाड़ा नहीं। डिप्लोमेसी में जरूरी थोड़ी कि आप सबसे बिगाड़ कर ही रखें या किसी की पूरी सारी बात माने तो दोनों के बीच का कोई रास्ता निकल सकता हो वो निकलेगा। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी कोई बातचीतों का रास्ता निकल जाएगा, तब प्रधानमंत्री और ट्रंप की मुलाकात हो सकती है। अभी ये अनचाहे नहीं है कि या समझें कि नहीं जा रहे, कोई कारण, दूसरा कारण है कि आज आप सौरभ सर के शो में आना प्रधानमंत्री और फिर दूसरी बात है कि कोई एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हो तो 2 लोग मिले, आपकी ट्रेड डील हो जाए, या आपके ऊपर 25% का टैरिफ खत्म हो, कुछ तो एक बड़ा कारण होना चाहिए। ये ठीक बात है। सर, इस जो भी कुछ भारत की रणनीति दिखाई देती है इसमें, स्ट्रैटेजी, आप सहमत हैं उससे? देखिए, पहली बात तो कांग्रेस पार्टी को ये तय कर लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी की इस पॉलिसी की वो निंदा करें या प्रशंसा करें। पहले तो उन्होंने कहा कि भाई
अडानी और अंबानी, ये अंबानी के तेल के लिए भारत को इतना टैक्स बेयर करना पड़ रहा है, टैरिफ वॉर में जाना पड़ रहा है अमेरिका के साथ। यानी कि भारत सरकार की नीतियां अंबानी के पक्ष में है, अंबानी के लिए अमेरिका से झगड़ा मोल ले रहे हैं नरेंद्र मोदी, ये पहली उनकी लाइन थी। अब जब है कि भाई नरेंद्र मोदी इस दिशा में जा नहीं रहे हैं, अब ये पूरे देश और पूरी दुनिया को पता है कि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके कितना तेल लेना चाहिए, कितना तेल नहीं लेना चाहिए, वो तेल को डाइवर्सिफाई भी कर रहा है। गल्फ कंट्रीज के साथ पहले तेल कम लेता था, अब थोड़ा सा ज्यादा लेना शुरू कर दिया है। तो स्वाभाविक है कि थोड़ा सा रसिया से 2-4% जो है, पहले 40% होता था, 36% हो गया, हो सकता है वो 32% पर हो, लेकिन रसिया से तेल लेना खत्म कर देगा भारत, मुझे इसकी दूर दूर तक संभावना नहीं दिखती है। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी का वहां न जाना ये बेहतर है। जब तक कि ट्रेड निगोशिएट नहीं हो जाता है, तब तक प्रधानमंत्री का उनसे मिलना बिल्कुल ही ठीक नहीं है, क्योंकि ट्रंप क्या बोलेंगे मीटिंग के बाद, इस पर किसी को भरोसा नहीं है। मीटिंग में क्या बोले और उसके बाद क्लेम क्या करें, मीटिंग में क्या होगी ये कुछ बात है, और मीटिंग के बाद वो क्या बोलेंगे इसका कोई भरोसा ये सबसे बड़ा संकट है ट्रंप के साथ, और ये तो पूरी दुनिया के बाकी नेता आपको इसके भुक्तभोगी दिख रहे होंगे। कल एक और बहुत बड़ी घटना हुई है यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में। रूस अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ झोंक देने की तैयारी में है। पोलैंड ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को धमकी दी है, उसके एयर स्पेस से पुतिन के प्लेन गुजरने पर उसे शूट डाउन करने की चेतावनी दी है, और पुतिन ने न्यूक्लियर प्रहार का बटन दबा दिया। रूस ने परमाणु अटैक की फुल रिहर्सल की कल, जमीन आसमान समंदर से परमाणु हमले की पूरी तैयारी का अभ्यास किया है। माना जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन के खिलाफ शुरू हुई जंग में अब एक निर्णायक मोड़ पर इस युद्ध को ले जाना चाहते हैं, और कल इस तरीके से किसी न्यूक्लियर हमले का अभ्यास करना, न्यूक्लियर शब्द जो है दुनिया में आज भी सबसे बड़ा डर है। ये 30 साल कई दशक जो कोल्ड वॉर चली अमेरिका और रूस के बीच, दोनों ने न जाने कितने बड़े बड़े न्यूक्लियर वॉरहेड्स और हथियार जमा करके रखे हुए थे। उस संकट को कोल्ड वॉर के बाद माना गया कि ये टल गया है, लेकिन अब फिर से उसी बहाने पर आकर हम खड़े हो गए हैं। और पुतिन क्यों ये न्यूक्लियर शब्द इस्तेमाल करके या ये एक्सरसाइज करके एक बार फिर दुनिया को एज पर ले जाना चाहते हैं? सर, एज पर ले जाने की बात नहीं है, वो बार बार देखिए, ये इस लड़ाई को हम लोग अक्सर यूक्रेन और रूस की लड़ाई के तौर पर देखते हैं। मैं इसे पावर वॉर के तौर पे देखता हूँ। एक ज़माना था कि जब यूएसए और यूएसएसआर होता था, जब यूएसएसआर का विघटन हो गया 80s के दशक में, और उसके बाद से रूस को दोबारा अपनी एक ताकत बनाने के लिए, पावर सेंटर बनाने के लिए, जो दो सुप्रीम पावर के तौर पर होना चाहिए, पावर सेंटर होना चाहिए, उस लड़ाई को बहुत लंबे समय तक उसने एक्सरसाइज किया, और आज वो फिर उस स्थिति में आ गया है कि वो अमेरिका के सामने ताकतवर तरीके से खड़ा हो। और ये जो लड़ाई है, पोलैंड ने जिस तरह से कहा है न्यूक्लियर वॉर, ये एक तरह से धमकी है अमेरिका को। इस वॉर को मैं हमेशा यूक्रेन की वॉर नहीं देखता, ये अमेरिका के साथ उनकी जो पावर क्राइसिस है या पावर वॉर है उसके तौर पे देखता हूँ। अलास्का में जो प्रधान पुतिन की और ट्रंप साहब की जो मुलाकात हुई, उसके बाद भी वो न तो झुके हैं न पीछे हटे, और वो ये साबित कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर कौन कौन है, अमेरिका है, नाटो के पूरे देश हैं, यूरोपियन यूनियन उनके साथ है, तो वो दोनों के सामने भी अगर वो अपने को नहीं झुकते हैं तो एक बार पावर के तौर सर, वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियर हथियारों को लेकर दुनिया में माहौल हमेशा से ये रहा है कि इसको आप धमकी के लिए भी इस्तेमाल नहीं करें। इस्तेमाल करना तो बहुत दूर की बात है, डेटरेंट के तौर पर भी इस्तेमाल ना करें। सर, वो डेटरेंट वो होता है ना जो आप मुझे बताना ना पड़े बार बार। बिल्कुल, तो डेटरेंट के तौर पर भी इस्तेमाल ना करें। हाँ, तो उसको आपको यूं उसका प्रदर्शन क्यों करना पड़ा पुतिन को, ये सवाल है। ये पाकिस्तान जैसा देश कर सकता है, रशिया जैसा देश जो है वो ये काम क्यों कर रहा है? त्रिपाठी, देखिए, बड़ा स्पष्ट है जो विजय जी कह रहे हैं, मैं उसी को आगे बढ़ाता हूं। ट्रंप की वजह से ये हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने कहा कि हम तो युद्ध समाप्त करा देंगे, कुछ दिन लगेगा, कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ महीने, ऐसे ही उन्होंने कहा था। लेकिन उसके बाद जिस तरह का वो व्यवहार कर रहे हैं, वो किसी के लिए भी, और न तो पुतिन इस लड़ाई में आगे जाना चाहते हैं, न ज़ेलेंस्की आगे जाना चाहते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी पीछे हटकर अपने देश में अपनी साख को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। ट्रंप को लग रहा था कि वो दबाव बनाकर इस युद्ध को समाप्त करा देंगे। दबाव पुतिन के ऊपर नहीं चलने वाला, ये उन्होंने साबित कर दिया।
एक जिसको कहते हैं ना कि अभी दुनिया का जो बार बार कहा जाता था कि अमेरिका सर्वशक्तिमान है, तो निश्चित तौर पर है, लेकिन अब उसके सामने ऐसे देश खड़े हैं जिनको दबा नहीं सकता है। और जब ये दबा नहीं सकता है तो फिर भी आप अगर कहेंगे कि हम टॉमहॉक मिसाइल दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लड़ाई लड़ लेंगे, मीटिंग कैंसिल कर देंगे, तो फिर पुतिन के पास भी दूसरे कौन से रास्ते हैं? वो रास्ते हैं जिसमें धमकी मान लीजिए, जिसमें अपनी तैयारी यानी शक्ति प्रदर्शन दिखाना कह लीजिए, और ये बताना कि अगर उस दिशा में गया तो बहुत विनाशक होगा, तबाही बहुत बड़ी होगी। ईश्वर न करे उस तरफ जाए, लेकिन इसके लिए अभी मैं मानता हूं कि जो ट्रंप कर रहे हैं उनका तरीका पीस मेकर का नहीं है, ऐसे कोई मीडिएशन नहीं। ये ऐसी कोशिश तो की ट्रंप ने, लेकिन जब उनको लगा कि पुतिन के ऊपर ये नहीं चलेगा, ये डिप्लोमेसी का मामला शायद नहीं है, तो अब ट्रंप ने रूस के खिलाफ सारे दांव खेल दिए। सबसे बड़ा एक्शन लेते हुए रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया अमेरिका ने। तेल कंपनियां हैं रोजनेफ्ट और लुकोइल, इन पर प्रतिबंध लगाया गया है और अमेरिका के मुताबिक मकसद रूस को जंग में मिल रही फंडिंग पर रोक लगाना है। रोजनेफ्ट एक सरकारी कंपनी है रूस की जो तेल की खोज और रिफाइनिंग की फील्ड से कनेक्टेड है और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, जबकि लुकोइल एक निजी इंटरनेशनल कंपनी है जो रूस और कई दूसरी कंट्रीज में तेल और गैस की खोज, रिफाइनिंग और मार्केटिंग का काम करती है। इसका इंडिया पर भी एक इम्पैक्ट है। ये जो रोजनेफ्ट कंपनी है ये भारत में भी एक कंपनी के साथ जो है इसने एक जॉइंट वेंचर शायद न्यारा नाम का या ऐसा कुछ बनाया हुआ है, तो यहां पर भी उसका इम्पैक्ट जो है वो महसूस हो सकता है। अब ये कदम इतने दिनों के बाद, इतने महीनों के प्रयास, 2 बार कितने घंटे फोन पर बातचीत के बाद उठाया इन्होंने। देखिए, ट्रंप को विश्वास था अपनी मित्रता पर। ट्रंप शुरू में धमकी नहीं दे रहे थे। ट्रंप को विश्वास था कि पुतिन के साथ उनके बेहतर संबंध हैं और जो पूर्व राष्ट्रपति है उन्होंने जानबूझ करके रसिया को चाइना की तरफ धकेल दिया। उनकी पॉलिसी गलत थी और नाटो ने जो उस समय जो डिसीजन लिया था वो पॉलिसी नाटो की बहुत गलत थी, क्योंकि नाटो का ये डिसीजन था कि हम यूक्रेन तक एक्सपेंड करें। अब आप याद कीजिए 90s का, जब रसिया और जो अमेरिका के अंदर जो डील हुआ था कि हम नाटो का एक्सपेंशन नहीं करेंगे जी। और नाटो का इसलिए एक्सपेंशन नहीं करने की वो शर्त थी कि ताकि रसिया को अपना सिक्योरिटी चैलेंज नहीं हो। अब जो ब्लैक सी के अंदर है, फिनलैंड के पास है, फिनलैंड तक पहुंच चुका नाटो। अब रसिया को लगता है कि भाई जब एक तो हमारे तो दरवाजे के किनारे आकर के खड़ा हुआ है। यूक्रेन को भी नाटो का मेंबर बनाने की जिद किसकी थी? अमेरिका की जिद थी ना, नाटो के लोग मेंबर्स की जिद थी। ट्रंप को लगता था कि पुतिन के साथ जो हमारे रिश्ते हैं उसमें हम ये चीजें, हम इस चीज को निकाल जाएंगे, लेकिन वो संभव नहीं हो सका। और यही कारण है कि आज ये स्थिति है, क्योंकि रसिया ने इतना कब्जा कर लिया है कि उसे पीछे हटना उसके लिए गवारा नहीं है और यूक्रेन को उसके लिए गवारा। एक बड़ी खबर भारत के लाखों लोग जो सऊदी अरब में काम करते हैं उनके लिए आई है। दिवाली पर सऊदी अरब ने अपने देश में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया, एक बड़ा गिफ्ट है उनके लिए। ये 70 साल पुराना एक सिस्टम, कफाला नाम का एक तंत्र जो था उसे खत्म कर दिया है सऊदी अरब ने। इस ऐतिहासिक निर्णय ने पूरे अरब जगत में हलचल मचा दी है। इससे 1,30,00,000 प्रवासी मजदूरों को राहत मिली है। 13 मिलियन यानी सऊदी अरब की लगभग 42% आबादी वो विदेशी है, दूसरे देशों से आकर वहां काम करने वाले लोग हैं, जिन्होंने वहां के शहरों को खड़ा किया है, तेल की पाइपलाइन बिछाई है, उनके महलों को सजाया है। होता क्या था इनके साथ? इनको एक किस्म की बंधुआ मजदूरी करनी पड़ती थी। जो कफाला सिस्टम है, इसका मतलब क्या कि आपका एक प्रायोजक होगा जो आपको बुलाएगा काम के लिए और वो ये तय करेगा आप कहां रहेंगे, आप नौकरी छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते हैं, आपका पासपोर्ट उसके पास रहेगा, वो आपकी तनख्वाह रोक सकता था। कई बार ऐसा होता था, कई मजदूरों को महीनों तक बंदी जैसी हालत में रखा जाता था। वो एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा सकते जब तक ये उनका प्रायोजक व्यक्ति जो है वो उसकी परमिशन उनको ना मिल जाए। खासकर जो लोग सऊदी अरब में घरेलू कामगार के तौर पर काम कर रहे थे, महिलाएं, किचन का काम करना, साफ सफाई का काम करना, ये तो बिल्कुल बंदी कैदी के तरीके से वहां पर उनके साथ व्यवहार होने लगता था। कई बार बहुत उत्पीड़न इनका होता था। जून 2025 में सऊदी अरब ने आधिकारिक तौर पर इस सिस्टम को खत्म करने का ऐलान किया था और ऑफिशियली इसको खत्म करने का प्रोसेस अब पूरा हुआ है। हालांकि और बहुत से गल्फ कंट्रीज हैं जहां पर ये इसी तरीके का एक सिस्टम ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन ये खत्म होने से भारत के जो लाखों लोग वहां हैं उनको तो राहत जरूर मिली है। समीर जी।
निश्चित रूप से मुझे लगता है ये बहुत अच्छा फैसला है जो भारत के मजदूर वहाँ जाते रहो, जिन्हें जिस तरीके से बंधक बना लिया जाता था, जिन्हें गुलामों की तरह इस्तेमाल किया जाता कि भाई आपका पासपोर्ट जब्त हो जाता था आपके नियोक्ता के पास और फिर आपके पास कुछ बचता नहीं था, उनके हिसाब से आपको काम करना पड़ता था और तमाम तरह की प्रताड़ना उनको दी जाती थी। मुझे लगता है एक बहुत अच्छा ये लिया है और इसमें सिर्फ भारत, बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपींस के जो मजदूर वहाँ गए उन सबको इसमें बड़ी राहत मिलेगी और खासतौर से भारत का एक बड़ा वर्ग वहाँ पर तेल के लिए काम करने जो गया था उनको एक राहत का काम होगा। लेकिन अभी भी कई से कंट्रीज और जब सऊदी अरब ने ये किया है तो मुझे लगता है कि अब जो कुवैत है, लेबनान और बाकी जो यूएई जहां पर अभी ये सिस्टम लागू है, अब उनके ऊपर भी इस बात का दबाव बढ़ेगा कि भाई सऊदी अरब ने ये सिस्टम खत्म कर दिया है तो मानवीय दृष्टिकोण में अब इनको भी ये खत्म करना चाहिए। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा फैसला है। सऊदी अरब कई कदम उठा रहा है ऐसे प्रिंस मोहम्मद और मुझे लगता है कि मोदी सरकार को मुझे लगता है मोदी सरकार को इसके लिए बहुत बधाई देनी चाहिए कि मोदी सरकार के कारण ये संभव हो पाया कि जो भारत के मजदूर है वहां पर अब एक गरिमापूर्ण और एक सम्मान की जिंदगी जी पाएंगे कि जिनको पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता था, जिस तरह से घरेलू डोमेस्टिक उन पर हिंसा होती थी, उससे छुटकारा मिलेगा। केंद्र सरकार का मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि सऊदी अरब ने यह हटा लिया है।